प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 26 मार्च को गणित का जो पेपर है उस बारे में जो प्रश्न है, इस प्रकार के जितने भी छोटे प्रश्न हैं, एमसीक्यू जिसके कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उन प्रश्नों को अपन देखने का प्रयास करेंगे। पहली प्रश्नावली में से दो प्रश्न आपके आएंगे, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, वो तो बड़ा प्रश्न रहेगा। ये दो छोटे प्रश्न आएंगे, उससे संबंधित आज आपके सामने कुछ प्रश्न अपन हल करते हैं। और इस प्रकार आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल 3232, आप शॉर्ट में 3232 भी बोल सकते हो, तथा लघुत्तम समापवर्तीय 3232 है, तो महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। आप भी आंसर देने का प्रयास करें। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, कौन सा उत्तर सही होगा? आप भी जल्दी से बताने का प्रयास करें कि इसका कौन सा उत्तर सही रहेगा। आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा, अपने को महत्तम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ये अपने पास नहीं है। एलसीएम आपको दे रखा है और ये दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। जब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एलसीएम आपको दे दिया है और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सीधा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम। वेरी इजी, कोई बड़ा प्रश्न नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल है आपके सामने 3232 और एलसीएम आपका है 3232। सीधा आंसर आपका रहेगा 1। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी आपका आंसर होगा। इस तरह का प्रश्न संख्या या चेंज आ सकती है, दो संख्याओं का गुणनफल आपका अलग भी आ सकता है। एलसीएम आपको यहां दिया हुआ है, उसकी जगह एचसीएफ दे दे, महत्तम दे दे, तो एलसीएम ज्ञात करना हो तो सेम सूत्र आपका लगेगा। यहां ये एचसीएफ इधर आ जाएगा और एलसीएम इधर आ जाएगा। एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपन आपका आ जाएगा एचसीएफ। और इसी प्रकार यदि दो संख्याएं का गुणनफल की बजाय यहां दे दे महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल ये है, और आपका कोई प्रश्न चेंज करके डाल दे, तो उस स्थिति के अंदर आपका यहां दो संख्याएं ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपको दिया हुआ आएगा। इनमें से कोई एक संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे आपको मान लो ए ज्ञात करना हो तो बी इसके नीचे आ जाएगा भाग में, और ए बी ज्ञात करना हो और ए आपको दिया हुआ है तो बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे आपका आ जाएगा ए। इस प्रकार से आप इसके अन्य जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी बड़े आराम से कर लोगे। यूं नहीं है कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा और आपको बड़े गुणा करने हो या लंबा लेंथी प्रश्न आ जाए, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में नहीं आता है। केवल अपना लॉजिक लगता है कि यहाँ प्रश्न में वो चाहते हैं कि प्रश्न बच्चे को इसका नॉलेज है या नहीं है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है, इसका नॉलेज रखना जरूरी है। और वो नॉलेज होते ही बच्चा फटाक से इसका आंसर निकाल लेगा। और इस अगला प्रश्न आपके सामने, संख्या 280 अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल व गुणनफल होगा। यानी ये 280 है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसकी जो घातें आएगी, उन घातों का योगफल और गुणनफल, ये आपको इनमें से कौन सा होगा? ए, बे, से और दे। इसमें 2 2, 2 3, 5 6, 6 5, ये 4 प्रकार का ऑप्शन है। आप भी ऑप्शन पर नजर रखें, कौन सा सही हो सकता है, जल्दी करने का प्रयास करें। 280 एक संख्या है जिसकी अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, तो ध्यान दें 280 का अभाज्य गुणनखंड मैं इसके बीच में यहां आपके सामने यहां कर देता हूं। तो आप देखो 280 सिंपल, 2 140, 2 70, 2 का भाग जाएगा 35, फिर आपके सामने
5 और 7 बार और फिर 7 का 1 बार। इसका मतलब 2 कितनी बार आया है? 2 आया आपके पास 3 बार। 2 कितनी बार आया है? 3 बार, यानी 280 बराबर 2 की घात 3 और 5 1 बार और 7 आपका कितनी बार आया है? 1 बार। अब इस बात में ध्यान रखना है कि 3 2 की घात 3 5 की घात 1 और 7 की घात 1, इसमें इसकी घात 3 योगफल पूछा है, 2 और 1 प्लस प्लस, ये अपने पास योगफल आ गया कितना आपके सामने 5। और गुणनफल, इस बात का ध्यान रखें, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, योगफल गुणनफल आपका आ गया 3। यहां इस बात पे विशेष करके 3 एकम इसकी घात 5 की घात 1, 3 एकम 3 और फिर वापस 1 आ गया, तो इसका गुणनफल 3 इंटू 1 आपका आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो योगफल 5 और ये 3। इसमें आपका ऑप्शन शायद ये भूल से या 6 की जगह प्रिंट 6 अगले इसमें करना था, मेरे हिसाब से यहाँ 3 प्रिंट करना था, कोई भूल हो सकी प्रिंट की, तो यहाँ 5 और 3 इसका 6 अपन सही मानेंगे। यदि बच्चों ने कंफ्यूज हुए हैं कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन में इसमें कोई त्रुटि लिखते समय रहेगी है प्रिंट करते समय, तो यहाँ आपका गुणनफल है वो 3 रहेगा और योगफल आपका कितना रहेगा? 5 रहेगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न और आ सकता है, जैसे शॉर्ट में दे, मान लो 140 दे दे, 360 दे दे, और भी कोई संख्या दे दे, 5005 दे दे, इस प्रकार का जितने भी होंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसमें केवल यहां मैंने 2 पूछे, योगफल और गुणनफल पूछा है घातों का। कई बार क्या होता है एक योगफल पूछते हैं, यदि एक योगफल पूछे तो अपने जो भी है कि भाई योगफल इसका कितना आ रहा है 5, ये 5 सही, और गुणनफल पूछ ले तो इसका गुणनफल कितना आएगा 3, ये आपका आंसर सही होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा अभाज्य गुणनखंड का, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि है वो आप सबके सामने, और आराम से उसके गुणनखंड कीजिए, और जितने भी गुणनखंड आते हैं उन जो घातों का रूप है वो घात के रूप में लिख करके आपके सामने उसको आप फटाक्षी योगफल पूछे तो योगफल, और कई बार ऐसा आता है घात गुणनखंड के कितने पद है, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि भाई गुणनखंड के कितने पद आए, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से पदों को काउंटिंग होती है, इस प्रकार से। और अलग अलग संख्याएं पूछ सकते हैं कि अभी कितने गुणनखंड है, जैसे पद में 2 की घातें कितनी आ गई, 3 आ गई, 5 की घात 1 आ गई, 7 की घात 1 आ गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात पे। और अब है तीसरा क्वेश्चन इससे संबंधित, यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 हो तथा एचसीएफ आपके सामने 2 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न जो पहला प्रश्न था, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा था और लघुत्तम दे रखा था, महत्तम पूछा है। इसमें एलसीएम यानी लघुत्तम दे दिया, एक संख्या दे दी और एचसीएफ भी दे दिया, तो उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको इसमें आंसर बताना है। कौन सा आंसर इसमें से सही रहेगा, ध्यान दीजिए। पहला ही आपने किया था, इसमें पूछा क्या है, संख्याएं पूछी है कि ए का मान पूछा है, तो 2 संख्या गुणनफल ए इंटू बी के स्थान पे आप कितना दे रखा है 18 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ए आपको याद करना है, तो एलसीएम के स्थान पे कितना दे दिया 36 इंटू एचसीएफ कितना दे दिया 2, और एक संख्या कितनी दे दी 18, जो संख्या अपने इधर यहां इसके कहां आ गई भाग में, तो 18 का भाग सीधी सी बात है कितनी बार जा रहा है 18 का भाग इसमें 2 बार गया, और ये आपका संख्या थी कितनी एचसीएफ था 2 को 2 से गुणा करना कितना हो रहा है 4, 2 को 2 से गुणा करो 4 हो रहा है। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा वो इस बात पे ध्यान दो, ये आपका आंसर सही माना जाएगा, इस बात पे ध्यान दें। और इसमें देखो सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में या फास्ट करने के चक्कर में बिना कोई सोचे समझे इस प्रश्न का हल निकालने का प्रयास जल्दी जल्दी कर देते हैं अपन, तो इस बात में ध्यान रखें ए का मान एक संख्या है, दूसरी क्या है ये बी जो दूसरी संख्या सेकंड, और एलसीएम आपका 36 दे रखा है, तो सीधा
कि यदि एलसीएम इसका भाग देंगे 36 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और 2 को सीधा एचसीएफ से गुणा कर लो, 4 आपका आंसर। यदि फास्ट करने का, सूत्र लगाने का बच्चा यदि जल्दीबाजी में भी करे तो इसमें कोई आंसर मेरे हिसाब से सोच समझ के ध्यान रखना कि लिखते समय। अब है अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न, ये भी इसी प्रकार का। इसमें पूछा क्या है, बहुत बहुत बच्चे प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं 96404 का एलसीएम 9696 हो तो महत्तम समापवर्तीय यानी एचसीएफ का वर्ग होगा। इस बात पे ध्यान रखना। बस यहां पूछा क्या है, वर्ग पूछा है। और आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर इसमें एचसीएफ का वर्ग रहेगा। आपको अच्छी तरह से बता रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। और पूछा क्या है, महत्तम समापवर्ती। तो दो संख्याएं आपके सामने पड़ी है, इसमें गुणनफल दिया नहीं है, दोनों संख्याएं दे दी और सीधा ब्रैकेट में लिख करके सीधा एलसीएम लिखा है। यानी बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, ए का मान है 96 और बी का मान है 404। अब अपने पास एलसीएम कितना दे रखा है, 9696, और ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर दो संख्या 96 इंटू 404 अपन 9696। तो समझदार विद्यार्थी यहां सीधा इसको कट कर देगा। भूल से कुछ बच्चे भाग करते समय कि 96 का भाग, यहां क्या गलती कर देंगे, 96 का भाग एक बार गया, यहां वापस 96 का भाग एक बार गया, इस तरह लिख करके वो गलती कर लेंगे कहीं से, तो यहां भाग टूट जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें भाग दोगे तब यहां क्या आ जाएगा बीच में 0। 101 बार भाग गया, भाग कितनी बार गया, 101 बार। 101 का भाग वापस आप किसमें दोगे, 404 में। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4। तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या दे दिया है, 4। और विद्यार्थी बिना सोचे समझे क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है। बस फटाक से वो क्या करेगा, सीधा एचसीएफ पे लिखेगा और 4 इसका आंसर के सही, ये सही हो जाएगा, फटाक से यूं कर देगा सही। जबकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका वर्ग होगा। वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। तो वर्ग, तो एचसीएफ क्या ज्ञात किया था, 4। जब एचसीएफ आपका 4 है तो इसका वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। यहां 16 जो आएगा वो आपका सही रहेगा, सी। ये सी आंसर है इसका जो सही रहेगा। इस बात पे भी विशेष ध्यान देना। जल्दबाजी में सीधा एचसीएफ आपके सामने रहेगा और एचसीएफ अपने जल्दबाजी में लिखने का प्रयास करेंगे कि 4 आ गया उत्तर मेरा सही, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न आपके सामने, ये निम्न में से प्रीमिय संख्याएं, कौन सी प्रीमिय संख्या है, ये तो आपने इस तरह का प्रश्न √2 सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि एक अप्रीमिय संख्या है, ये √2। इस तरह का प्रश्न भी आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। √3 का भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। √2 है। अपने प्रीमिय कौन सी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इजिकल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। इस स्थिति में ये √2 आपकी प्रीमिय हो नहीं सकती, √3 प्रीमिय हो नहीं सकती, √4 √5 है, यहाँ √4 इधर है, √5 भी प्रीमिय नहीं हो सकती। और √4 है, इसका अपन रूट निकालेंगे 4 का, 2 इंटू 2 बराबर इसका कितना निकल रहा है, 2। अपन इसको P/Q के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2/1, यानी ये एक संख्या है जिसका रूट निकाला जा सकता है। और इसका आंसर जो रहेगा वो से रहेगा, या सी जो भी ऑप्शन में रहता है, से आंसर रहेगा निम्न में से प्रीमिय संख्याएं। तो फटाक से आपके समझ आ जाएगा कि भैया √2 को भी मैंने दर्शाई कि अप्रीमिय संख्या है, सिद्ध करने में पूछा है। और √3 का भी प्रश्न पूछा गया है, √5 का भी पूछा गया है, सीधा सा पड़ा है √4, जिसका रूट अपन निकालेंगे उत्तर कितना आएगा, 2। और 2 को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यदि n का मान, अब इसमें n का मान पूछा है, n का मान क्या रहेगा। यदि 6 की घात n
सभी ध्यान से देखो। ये प्रश्न इस प्रकार का एक है किताब में एग्जाम्पल, जिसमें 4 की घात n वो और दे रखा है, और ये दे रखा है प्रश्न भी है 6 की घात n वाला। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये 6 की घात n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी इस n के स्थान पे कौन सा अंक रखें कि इसका मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो आपको अच्छी तरह से पता है, घातांक नियम आपने पढ़ रखा है। किसी भी संख्या अपन पढ़ा था पहले कि x की घात 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। जब x की घात 0 है तो उसका भी मान 1 आता है। तो अपन यदि 6 की घात n के स्थान पे 0 लिख दें तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। और 6 की घात आप n के स्थान पे 1 लिख दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब यहां ये बै के स्थान पे 6 की घात 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। 6 की घात 6 लिखोगे तो इसको कितनी बार, 6 बार आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये पूरी पोजीशन आपका 0 नहीं है। अब रही बात, ऐसी कोई संख्या नहीं है या ऐसा कोई मान नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखना है। यानी ऐसी कोई संख्या अपने को प्राप्त नहीं होती है जिसमें 6 की घात n का मान 0 मिले, ऐसी कोई संख्या आपको प्राप्त नहीं रहेगी। तो इसका आंसर आपका द रहेगा। ये 2 प्रश्न है आपकी बुक्स में, देख लेना। एक तो उदाहरण है जिसमें 4 की घात n का पूछा गया है, और एक प्रश्न है 6 की घात n का। ये दोनों प्रश्न हैं। दोनों प्रश्न आपको यदि बड़े रूप में पूछते हैं तो थोड़ा विस्तृत इसको समझाने का प्रयास करना, इस तरह से कि ऐसी कोई संख्या अपने को प्राप्त नहीं होती है जिसमें 6 की घात n, यानी n के स्थान पर मैं कोई संख्या रखता हूं तो उसमें पूरे 6 की घात n का मान 0 हो, ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, संख्या 360 की अभाज्य गुणनखंड के अंकों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड के अंकों का योगफल पूछा है। यानी संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड के अंकों का योगफल। अब की बार इसमें क्या करना है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो अंक आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के, उनका आपस में योगफल यदि पूछा जाए तो अपन किस प्रकार से करेंगे। 360 आप भी एक बार करके देख लो कि इसमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 360 में सबसे पहले कि आपके सामने सम और विषम का ज्ञान होना चाहिए। 2 का भाग जाएगा। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो सम भी है, अभाज्य संख्या 2। इसमें भाग आपका 180, फिर 90, फिर 2 का भाग 45, फिर 5 का भाग 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग, फिर 5 का भाग 1 बार। ये संख्या आपके पास रहेगी। ये इनका आपको क्या करना है, योगफल, ये पूछा है। तो आपके पास संख्या 360 के बाद 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 बार, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, इन सब का योगफल 2 2 4, 4 और 2 6, 6 ये और 3 और 3 6, 6 प्लस 6 प्लस 5, 12 और 5 17। ये जो अंक आए हैं उसके सामने आपने भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से। आंसर आपका पहला आंसर सही रहेगा, ए 17 आपके साथ। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आप कर लो, और उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। अंकों का, गुणनखंड में जितने अंक आए उनका योगफल पूछ दिया। और उससे पहले जो प्रश्न था उसमें गुणनखंड जो किया था उसकी घातों का योगफल पूछा था, घातों का गुणनफल भी पूछा था, और इसमें घातों का योगफल था। अब इससे अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ होगा। आपके सामने ये बहुत इजी प्रश्न है। एचसीएफ, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ पूछा है। संख्या 6 और 20 का एचसीएफ जल्दी कीजिए। 2 4 6 12। ध्यान दो, 6 के आपके 3, यानी 6 बराबर 2 इंटू 3, फिर 20 2 10 2 5 1, यानी 20 का आप लिखोगे 2 इंटू 5
अब आपके सामने पूछा क्या है उस बात पे ध्यान दें। इन संख्याओं का एचसीएफ पूछा है आपके सामने। एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का सीधा कॉन्सेप्ट है, जब दो संख्याएं दी हुई हो और एचसीएफ पूछे तो सारों गुणनखंड देखना है। अपने को इनमें से चेक करना है कि दोनों में वह गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आया हो उनके गुणनखंडों में। तो 2 इसमें एक बार आया है और इसमें हालांकि 2 बार आया है, लेकिन आपको सारों गुणनखंड जब अपन चेक करेंगे तो 2 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। इसमें फिर क्या आ गया? 3 आ गया। 3 इसमें है नहीं, तो आगे अपने को बढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक पद जो छोटा पद है, जो छोटी संख्या है, उसके गुणनखंड को चेकआउट कर लो जब एचसीएफ ज्ञात करना हो। और यदि एलसीएम पूछ ले, इसी प्रश्न का आपको पूछा जाए कि भाई एलसीएम क्या होगा, 6 एलसीएम 6 और 20 का, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि 2 अधिकतम कितनी बार आया है? 2 अधिकतम आया है 2 बार, और फिर एक 3 और आ गया यानी, और फिर 5। ये अधिक से अधिक घातों वाले गुणनखंड आपको लेने हैं एलसीएम में। और इस प्रकार से 2 की घात 2 यानी 4, और इसका आपस में गुणा कर लिया, कितना हो गया? 15, और 15 चौक 60 यानी 60। यदि इसी प्रश्न का आपको एलसीएम पूछे तो एलसीएम आपका रहेगा, ध्यान देना, 60। जबकि आपको पूछा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ है सारों गुणनखंड। सारों गुणनखंड दोनों में क्या है? ये 2। तो एचसीएफ आपका रहेगा 2। इसका ऑप्शन होगा सही, ये पहला ही है, पहला ही आंसर आपका सही। आपने भी निकाल लिया होगा। अब है संख्या 5, 7 और 9 का एचसीएफ वापस पूछा है। 5, 7, 9 सभी आपके सामने आंसर चेक कर लो पहले कि इसका कौन सा आंसर सही रहेगा। ए 1, ब 5, से 7, द का ऑप्शन शायद भूल से खाली रखा होगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ भी संख्या लिख दो, आप 9 लिख दो। अब यहाँ आपके संख्या 5, 7 और 9 का एचसीएफ आपको पता है। 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है, जिसके 5 के अभाज्य संख्या 5 में 5 का गुणनखंड क्या कहेगा? 5 या सम 1। 7 भी अभाज्य संख्या है, 7 या 1। 9 के यदि अपन गुणनखंड करने जाएंगे तो इस बात पे ध्यान देना, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो 1 तो अपने सभी में आ गया। तो ये ध्यान रखना, 5 का 5 रहेगा अभाज्य संख्या है, 7 का 7 रहेगा अभाज्य संख्या है, 9 का 3 इंटू 3। और आपको पूछा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ का होता है, अभी भी पिछले प्रश्न में बताया था, एचसीएफ का सीधा सा सारों गुणनखंड, सारों गुणनखंड। सारों गुणनखंड यहां सब में 1, 1 और 1, बाकी कोई सारों गुणनखंड आपके नजर नहीं आ रहा है। सारों गुणनखंड आपका इसमें रहेगा 1। क्या रहेगा? 1। और आपका आंसर सही हो जाएगा पहला ही है। इस बात पे भी ध्यान देना, संख्या 5, 7, 9 का यदि आपको एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम यदि पूछे तो अधिकतम घातों वाले गुणनखंड, इसमें सम एक 5 ही है तो 5 रहेगा, इसमें 7 है तो 7 रहेगा, इसमें 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 की घात है 2। इन संख्याओं का क्या आएगा? गुणनफल आएगा। कितना आएगा? इन संख्याओं का गुणनफल। 7 को 5 से गुणा कर लो, 35, और 3 की घात 9, 9 को आप 35 से गुणा कर सकते हो, और वो आपका एलसीएम रहेगा। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ 102, 21, उसका एचसीएफ है 3 और एलसीएम पूछा गया। इसमें एलसीएम क्या होगा? आपके सामने आंसर 21, 120, 102, 306, 714। इसमें से एलसीएम ज्ञात करना। दो संख्याओं आपके सामने पड़ी है संख्याएं, ये है ए का मान, ये है बी का मान, और एचसीएफ आपका सामने आ गया 3। पूछा क्या है? एलसीएम। जब एलसीएम बच्चों सीधा सूत्र है, पीछे पहले ही प्रश्न मैंने लिखाया था, एलसीएम का पहले ही प्रश्न सूत्र था दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बटे आपको क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दे रखा है। तो ध्यान देना, दो संख्याएं 102 इंटू 21 और आपका एचसीएफ कितना दे रखा है? 3। सीधा है, 3 का भाग किस में जा रहा है? 21 में। 7 बार गया। अब 7 बार 7 को इससे गुणा कर लो, 7 दूनी 14, क्योंकि आपको हासिल लगाने की आवश्यकता नहीं,
आगे 0 आ रखा है। फिर 7 का भाग, 7 का गुणा 1 से, यानी 714। 21 आया पहले में, दूसरे में 102, तीसरे में 306 और ये चौथा जो ऑप्शन है 714। कुछ नहीं करना दिमाग में, सीधा ही आपकी संख्या यहाँ गुणनफल के रूप में लिखी हुई पड़ी है, ये गुणनफल के रूप में लिखी हुई पड़ी है और सीधा इसे घुमा करके इसी का आपको क्या देना है, भाग देना। यानी ये 102 सीधा इसके नीचे भाग दे दो इसका, और डायरेक्ट 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 को इससे गुणा करोगे सीधा आपका 714 सीधा आंसर। कोई ज़्यादा टफ नहीं। एलसीएम, एचसीएफ, संख्या ए, संख्या बी, इन्हीं में के प्रश्न आपके इस प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे, और या फिर गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जिसकी घातों का योगफल, घातों का गुणनफल, इससे संबंधित सारे प्रश्न आएंगे। अब एक प्रश्न इस प्रकार का भी है कि p का मान 4x² y की घात 5 तथा q का मान, ये q लिखा है, q का मान 6x की घात 5 y की घात 3 है, जहां p और q धनात्मक अभाज्य संख्या है तथा एचसीएफ, तब एचसीएफ होगा पी क्यू का। बहुत इजी, उसी तरीके से देखना है कि दो संख्या आपकी पी और क्यू संख्या दो दे रखी है और पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। कीजिए पहले 4x की घात 2 y घात 3, 2x² y घात 5, 2x² y घात 3। द ऑप्शन आपके सामने 4x² y की घात 5। अब इन ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। पी का मान आपके सामने बच्चों 4x² y की घात 5। तो आप समझदारी से इसको 2 × 2 और x का यदि आप सीधा करो तो, नहीं तो सीधा लिख दो 5, और q आपको दे रखा है कितना, 6x की घात 5 y की घात 3। तो 6 का हो जाएगा 2 × 3 x की घात 5 y की घात 3। अब आपको पता है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सारो गुणनखंड आपको लेना होगा, p और q दोनों में से सारो गुणनखंड कौन कौन सा होगा। संख्या तो मान पहले देख लो, क्या इसमें p में क्या है 2, इसमें भी 2 रहा है, तो एक तो संख्या तो मान आ गया 2। अब उसके बाद इसके गुणनखंड में 2, लेकिन q के गुणनखंड में संख्या तो मान क्या रह गया, 3 रह गया। तो इसलिए संख्यात्मक जो गुणनखंड है वो तो आपका आएगा 2। अब बीजीय पदों में से x की घात 2 है या x की घात कितनी है 5, तो दोनों में यदि कॉमन ढूंढेंगे, सारा ढूंढेंगे, तो x की घात कितनी रहेगी 2 इसमें भी है, इसमें 5 है, तो आपकी कॉमन घात है वो x की घात 2, y की घात 5 और y की घात इधर 3, तो कॉमन घात रहेगी वो आप दोनों में से रहेगी y की घात 3, यानी 2x² और y की घात 3, 2x² y की घात 3। इस पहले के अंदर 4 आ गया, संख्या देखते आपको फटाक से ध्यान रखना है, इसमें 2 आया है, लेकिन इसमें y की घात कितनी आ गई 5, तो q के अंदर y की घात 5 है नहीं, यहां देख लो, तो इसलिए ये भी कट हो गया। और फिर रहा है यहां 2 आ गया और कॉमन x, सीधा यदि आप सोल्व करो तो बच्चा सीधा नजर डाले तो भी हो सकता है कि x इन 4 और 6 का सीधा है कि भाई आपका एचसीएफ क्या रहेगा 2, और x की घात यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 5 है, तो उस स्थिति में कॉमन x की घात 2 रहेगा, y की घात यहाँ 5 है और y की घात यहाँ 3 है, तो कॉमन आपका रहेगा y की घात है 3। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा से। तीसरा, इससे आगे इससे संबंधित प्रश्न थे वो अपने पहली प्रश्नावली में जितने छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आपको लगभग बताने का प्रयास किया है, और अगर इनमें से नहीं आएगा तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, ये अवश्य अगले वीडियो में अपन अवश्य दूसरी प्रश्नावली और तीसरी प्रश्नावली के प्रश्न जितने भी बनते हैं वो बता देते हैं। छोटे प्रश्न चौथी प्रश्नावली में शायद बड़ा प्रश्न रहेगा, छोटा प्रश्न रहेगा नहीं। फिर पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी में आपके खाली स्थान आएंगे, वो जस्ट इसके बाद अपन अगले वीडियो में डाल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को, और फुल मेहनत अपनी करना रहना।